नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लैब पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभा। कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का काफी पहले हो चुका था। जिस दिन इंडिया अलायंस बना उस दिन चुनाव का एजेंडा घोषित हो चुका था। जो एजेंडा बदल रहा है हर दिन, वो भारतीय जनता पार्टी का बदल रहा है। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। हम लोगों को पता नहीं है, देश को अभी पता नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कभी कोई चीज कागज या कोई चीज पढ़ी है कि सिर्फ सुनी है उनको जो कान में डाली गई है। प्रधानमंत्री ने ये जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र घोषणा पत्र है या मैनिफेस्टो है या न्याय दिलाने की जो बात है, जो प्रशांत जी बता रहे थे, उन्होंने पूरा पढ़ा, 45 पन्नों का बताया, उन्होंने एक एक चीज पढ़ी। आप क्या समझते हैं, प्रधानमंत्री के पास टाइम है या उनके पास रुचि है या वो चीजों को पढ़ते हैं, या प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में कोई किताब पढ़ी है क्या? अगर वो देश को बताएं, रिकमेंड करें कि उन्होंने कोई किताब पढ़ी है। प्रधानमंत्री पढ़ते नहीं है, उनको जो सुनाया जाता है कान में वो बोलते हैं। स्टालिन ने कल कहा, M.K. स्टालिन ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, कि देश जो है दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। The country is fighting the second struggle of independence. और ये जो दूसरी आजादी की लड़ाई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक हिंदू लीग की स्थापना करना चाहती है। आजादी की पहली लड़ाई के समय जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, डिवीजन। प्रधानमंत्री इस घोषणा पत्र को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते जिसमें जाति जनगणना की बात हो, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय की बात हो, 50% की सीमा को रिजर्वेशन क्रॉस कर दिया जाए, महिलाओं के लिए इतना आत्मसम्मान हो, किसानों के लिए इतनी घोषणाएं हो, बेरोजगारों के लिए इतना हो। ये दिसंबर में बनी थी कमेटी चिदम्बरम की अध्यक्षता में, और एक वेबसाइट बनाई गई, लोगों के सुझाव लिए गए। ये जो घोषणा पत्र निकला है, ये देश की सड़कों की आत्मा से निकला है, देश की सड़कों के गड्ढों से निकला है। देश की सड़कों के दोनों तरफ जो लाखों लोग राहुल गांधी की यात्रा के समय खड़े हुए थे, उत्तर से दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम, ये उससे निकला है। राहुल गांधी ने कहा भी है कि हमने तो सिर्फ लिखा है। इस घोषणा पत्र की गणेश तो जनता है, कांग्रेस ने तो केवल वेद व्यास का काम किया है। महाभारत या भगवत गीता लिखने का काम। तो ये जो पूरा का पूरा जो बौखलाहट है कि अगर ये कांग्रेस सत्ता में आ जाती है या इंडिया अलायंस आ जाता है और ये घोषणा पत्र अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसा कि हो रहा है, जहां भी कांग्रेस की हुकूमतें हैं वहां हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को पिछले आजादी के बाद से परस्यू कर रही है, विभाजन की राजनीति के, उसका क्या होगा? जिसकी बुनियाद पर वो हिंदू राष्ट्रवाद
की बात करती है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है, उसका क्या होगा? जिस बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद कहता है कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदल सकें, उसका क्या होगा? इस घोषणा पत्र, ये जो घोषणा पत्र है, ये तो संविधान बचाने का और लोकतंत्र बचाने का घोषणा पत्र है। तो इस घोषणा पत्र को लेकर अगर प्रधानमंत्री इतने ज्यादा उत्तेजित हैं और वो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं और उनको इसमें मुस्लिम लीग नजर आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री के 4-5 स्थानों के भाषण सुन लीजिए, जो उन्होंने मेरठ में दिया, जो उन्होंने रुद्रपुर में दिया, जो उन्होंने अभी बंगाल में दिया, जो उन्होंने तेलंगाना में दिया था। पूरा का पूरा जो उनका फोकस है वो विभाजन है, विभाजन के अलावा कुछ नहीं है। वो बंगाल जाते हैं तो संदेश खाली की बात करते हैं, वो विभाजन की राजनीति करते हैं। महात्मा गांधी जाते हैं बंगाल के नोआखली में तो मरहम लगाने की बात करते थे। वो 4 महीने महात्मा गांधी रुके वहां नोआखली में, और ये संदेश खाली को भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद का नोआखली बनाना चाहती है। तो देश की जनता समझ रही है वो, जैसा इन्होंने कहा, शकील जी ने कहा, लोग तंग आ गए हैं। ये पीछे पड़ गए हैं ना राहुल गांधी और गांधी परिवार के लोग। कहते हैं कि इनके पास कुछ है नहीं क्या, कंटेंट नहीं है क्या? यह एक ही फिल्म का वो उसको बार बार अलग अलग, जैसे फिल्मों में बनते हैं ना कि एक ही फिल्म के टाइटल को अलग अलग शीर्षकों से, सिंघम 1 और सिंघम 2 और सिंघम 3 जो बनते हैं, ये मोदी 1, मोदी 2 और मोदी 3 बन रहा है। एक ही हीरो है, और इसमें फिल्मों में तो कथानक भी बदलते हैं, इसमें तो कथानक भी नहीं बदल रहा है। आप देखिए, इसीलिए ये सारी फिल्में पिट क्यों रही हैं? सावरकर पिट जाए या कंगना की फिल्म पिट जाए, ये हो क्यों रहा है? ये जो फिल्म है बीजेपी की, ये भी पिटने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। 2024 के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म पिटने वाली है। मैं अब आपको बताता हूं कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है इसीलिए नहीं बन रहा है। आप देखिए कि मैंने कहा दिसंबर में इसकी तैयारी हो गई थी कांग्रेस के घोषणा पत्र की। इन्होंने अभी कमेटी बनाई है 4 दिन पहले, 27-28 मार्च को, राजनाथ सिंह की। वो करेगी क्या? जो घोषणा पत्र है वो तो पीएम के मुंह से निकल रहा है। वो घोषित कर रहे हैं कि घोषणा पत्र क्या होगा। मतलब कोई 2 तरह के घोषणा पत्र तो हो नहीं सकते कि राजनाथ सिंह कोई विकास का घोषणा पत्र बनाए और प्रधानमंत्री के मुंह से विभाजन का घोषणा पत्र जारी हो। तो ये, मैं अब एक ही बात कहता हूं आपको, ये जो कैथल का पूरा मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के अमीरों में जिनकी गिनती है सावित्री जिंदल, उनके परिवार का प्रतिनिधि कुरुक्षेत्र से खड़ा हुआ है। अमीर जो बिल्कुल अरब खरबपति जो परिवार है। और नवीन जिंदल फंसे हुए हैं कोयला घोटाले में, जो झारखंड की खदान का पूरा मामला है, और जिसके कारण वो कांग्रेस छोड़कर उनको बीजेपी में शामिल होना पड़ा और अगले दिन उनको टिकट मिल गया। ये जो कुरुक्षेत्र है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव है कि जो 2024 का जो कुरुक्षेत्र है उसमें जीत किसकी होनी है। उसमें धन की, बल की, बाहुबल की, इलेक्शन कमीशन ने सिद्ध क्या किया है कुरुक्षेत्र में या कैथल में? उसने ये सिद्ध किया है कि वो सत्ता के साथ है। वो, उसका काम बीजेपी को या बीजेपी के उम्मीदवार को जिताना है।
ये सिद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में। और आप कल्पना कीजिए कि अगर नवीन जिंदल हार जाते हैं कुरुक्षेत्र से, आप कल्पना तो करें कि देश का सबसे अमीर घराना, दुनिया के लोगों में जो सबसे धनाढ्य महिलाओं में जिनकी गिनती होती है, उनका परिवार का आदमी हार जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। तो ये एक चीज, बस आखिरी चीज, ये आपके डीबी लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शकील अख्तर जी हैं, कांग्रेस में उनकी पेठ है कि राहुल गांधी के नाम की या राहुल गांधी की फैशन की कांग्रेस को टी शर्ट जारी कर देना चाहिए देश के नौजवानों के लिए, और वो शकील साहब पहुंचा दें वहां कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में टी शर्ट्स जैसी वो पहने हैं। एक ही तरह की टी शर्ट पहनता है ये आदमी, और इस टी शर्ट को 2024 का ब्रांड बना दें कांग्रेस, और जो भी सभाओं में लोग जाएं, युवा जाएं करोड़ों की संख्या में, वो राहुल गांधी के स्टाइल में ही उसमें जाएं। आप देखिए कि जो क्रांति दस्तक दे रही है देश के दरवाजे पर, तेलंगाना में उसकी आहट और पदचाप सुनाई दे रही है। और वो पदचाप ये है कि तेलंगाना से सारी की सारी सीटें रेवंत रेड्डी राहुल गांधी की झोली में डालने वाले हैं। वो बड़ी घटना होने वाली है। तेलंगाना और कर्नाटक की अगर सीटें आप गिन लें तो 17 सीटें तेलंगाना की और 28 सीटें कर्नाटक की। आप कल्पना कीजिए कि ये 45 सीटें हैं और 25 सीटें आंध्र प्रदेश की। अगर हैदराबाद में यह हाल है राहुल गांधी के, तो इसका असर हैदराबाद की 25 सीटों पर क्या पड़ रहा होगा, वो भी आप कल्पना कर सकते हैं। और फिर महाराष्ट्र लगा हुआ है, पूरी बॉर्डर लगी हुई है तेलंगाना से, गोवा लगा हुआ है, केरल लगा हुआ है। तो ये जो है हवा बहुत जबरदस्त चल रही है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।